नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर के तमाम राज्यों में केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का जमकर हो रहा विरोध। ड्राइवरों के साथ साथ तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियनें विरोध में उतरी सड़कों पर। तमाम जगह चक्का जाम, बस ट्रकों की हड़ताल। पिकअप वैन की चपेट में आने से साहरघाट में एक 3 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ चालकों ने बिस्फी सड़क जाम कर आवागमन किया बाधित। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का रेल और सड़क यातायात पर भी हो रहा बुरा असर। देश के विभिन्न राज्यों से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों विलंब से पहुंच रही स्टेशन। भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधित हिट एंड रन कानून के खिलाफ बेनीपट्टी में जगह जगह चालकों ने किया चक्का जाम कर आंदोलन। कानून वापस लेने की हो रही जोरों से मांग। मधवापुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ को सौंपा प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के आह्वान पर मधुबनी गदियानी में सभी प्रखंड अध्यक्षों की हुई बैठक। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड 17 में नवनिर्मित पीसीसी सड़क का हुआ उद्घाटन। मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी के साथ एसडीएम रही मौजूद। हिट एंड रन कानून के खिलाफ बासोपट्टी में ऑटो चालकों ने किया चक्का जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। यातायात व राहगीरों को हुई भारी परेशानी। खुटौना के यूसुफ मंसूरी टोल के मदरसा इस्लामिया में विधायक ने इच्छिक गोश्त से बने 2 भवनों का किया उद्घाटन। अयोध्या से आए पूजित अक्षत को कलवाही के लोहा पंचायत में घर घर पहुंचा रहे भाजपा कार्यकर्ता। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज के ठंड से बचाव के लिए अस्पताल प्रबंधन ने नहीं की है कोई वैकल्पिक व्यवस्था। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में उतरे ई रिक्शा और टेम्पो के चालक। खुटौना के सड़कों पर आगजनी कर नए कानून को काला कानून बताकर केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और बीते 1 जनवरी को हरलाखी के हटवरिया ऑफिस टोल पर पुलिस टीम पर अपराधियों ने किया हमला। 2 अपराधी गिरफ्तार, अन्य की गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन का देश भर के तमाम राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है। लाखों ट्रक ड्राइवर सड़कों पर अपना ट्रक लगाकर इसका विरोध जता रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह से शुरू हुआ यह विरोध दोपहर तक आते आते बड़ा रूप ले चुका था। न केवल ट्रक चालक बल्कि सभी छोटे बड़े वाहन चालक विभिन्न क्षेत्रों में सड़क जाम कर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। इतना ही नहीं बल्कि कई ट्रांसपोर्ट यूनियन भी इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आई। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी शहर समेत विभिन्न प्रखंड व पंचायतों के सड़कों पर सभी वाहन चालकों ने जमकर इस कानून का विरोध जताया। उनका कहना है कि अगर वाहन चालक ठोकर मारने के बाद मौके से भाग जाता है तो ऐसी स्थिति में जब उसे बड़े सजा की ओर भेजा जाता है तो उस वक्त वाहन चालक के पास भागने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भीड़ उस वाहन चालक की हत्या कर दे, क्योंकि ऐसा कई बार होता आया है।
वहीं दूसरी तरफ कई यूनियन वाले भी सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया गया, आगजनी की गई, घंटों आवागमन को बाधित रखा गया। वहीं दूसरी तरफ इस हिट एंड रन कानून के विरोध के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरी तरह चक्का जाम होने के कारण यातायात की सुविधा बाधित रही। वहीं अपनी गाड़ियों से निकलने वाले राहगीरों को भी जाम का भारी सामना करना पड़ा। मधुबनी में हिट एंड रन कानून को लेकर वाहन चालक सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो कानून जारी किया गया है, उस कानून को लेकर सभी चालक ने 1 जनवरी से चक्का जाम किया है और यह चक्का जाम 3 जनवरी तक रहेगा। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सभी वाहन चालक तैयार हैं। सभी वाहन चालक हड़ताल करेंगे। मधुबनी बस स्टैंड, मधुबनी मेडिकल कॉलेज रोड, रहका इंसाफ चौक, कपसिया चौक, कलवाही समेत जिले भर में सभी वाहन चालक सरकार के खिलाफ निकल गए। हिट एंड रन कानून को लेकर नारेबाजी कर रहे चक्का जाम को लेकर आने वाले यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब चालकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह कानून सभी ड्राइवर के लिए होना चाहिए, चाहे वह किसी भी अधिकारी का हो या फिर मामूली ड्राइवर हो। इस कानून के लागू होने से चालकों ने बताया कि 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला इंसान कहां से सरकार के द्वारा निकाले गए कानून का पालन कर पाएगा। इस हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा जुर्माने के विरोध में देश भर में करीब आधे ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। विरोध में शामिल होने वाले ड्राइवरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ड्राइवर रोड पर ट्रक छोड़कर जा रहे हैं। देश भर के तमाम राज्यों में केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का जमकर विरोध हो रहा है। ड्राइवरों के साथ तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियनें इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। तमाम जगह आज भी चक्का जाम और बस हो ट्रकों की हड़ताल की सूचना है। इस हड़ताल में प्राइवेट बसों, ट्रकों से लेकर सरकारी महकमे में शामिल प्राइवेट बसें भी शामिल हो रही है। दरअसल हिट एंड रन के नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने 10 साल की सजा व 10 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने बताया कि ट्रांसपोर्ट यूनियन ड्राइवरों के समर्थन में आ गई है। इस मामले में दोपहर तक देश भर की तमाम यूनियनों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी और तय रणनीति के अनुसार आगे विरोध के तरीके अपनाए जाएंगे। अमृतलाल मदान ने बताया कि मौजूदा समय में 95 लाख से ज्यादा ट्रक पंजीकृत हैं। इनमें से 70 लाख ट्रक एक समय में रोड पर चलते हैं। 30 से 40% ट्रक रास्ते में खड़े हो गए हैं। इस हिसाब से यदि मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो एक साथ चलने वाले 70 लाख ट्रकों में से करीब 25 लाख से अधिक ट्रकों के पहिए थम गए हैं और इस तरह जल्द ही जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सरकार के ये कानून नहीं चलेंगे, सरकार के ये कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। सरकार के ये कानून वापस लेना होगा। आप लोग आज यहाँ पे सड़क जाम कर चक्का जाम कर रखे हैं। हम लोग अपनी मांगों के लेकर के रोड को चक्का पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोटर चालक जितने संघ है सभी आदमी सरकार का आदेश जो हुआ है उस आदेश का खिलाफ में सभी चालक जो है सो अपने स्ट्राइक पर हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को जो कानून बनाया गया है इस कानून को वापस लिया जाए और हम लोग को अगर इतनी सामर्थ्य होती, हम लोग को इतनी सामर्थ्य होती जो 7 लाख रुपया अगर जो कैश रहने की होती तो हम लोग अस्थायी काउंटर के अनुसार से हम लोग काउंटर करते या मेरा सेल्फ बिजनेस की तरह जो है सो हम लोग ड्राइवरी नहीं करते। हम ड्राइवर कर करके अपने बाल बच्चे को भरण पोषण करते हैं और हम लोगों को इस प्रकार के तंगित किया जाता है करेगा सरकार किया जाए करते हैं तो हम लोग को आर्थिक और मानसिक शारीरिक अनेक ढंग से तनाव होती है और हम लोग अपने विकास को अपने बाल बच्चा को लेकर के और हमने जितने ड्राइवर संघ का आदमी है ड्राइवर है या मोटर वाले हैं मोटर रूल के अनुसार से मोटरसाइकिल वाले हैं या 4 चक्कर और बैक चक्का वाले भी है ये सभी आदमी ड्राइवर हैं और इस प्रकार का किसी प्रकार का अगर ये घटना घटती है
तो ये सरकार को इस पर ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा का आर्थिक स्थिति बहुत डाउन होगा। जब हमारी लाइफ होती है 25 से 50 साल और 60 साल की लाइफ होती है, उसमें 7 लाख रुपया अगर किसी प्रकार का ड्राइवर भाई को अगर घटना होते हैं तो 7 लाख रुपया ये ड्राइवर भाई अगर देंगे तो ये अपना बाल बच्चा को कैसे भरण पोषण करेंगे। 10 साल का अगर कानूनी सजाए के अंतर्गत 10 साल का अगर ये भाई अगर सजाए काटेंगे तो क्या उनका बाल बच्चा का क्या भरण पोषण होगा, कैसे आर्थिक स्थिति की भरपाई हो पाएगी। ये हम लोग अपने स्तर से अगर हम लोग मजदूरी करके अपने स्तर से बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और मानसिकता तनाव जो है उसको हम तनाव को अस्थायी रूप से रखना चाहते हैं, जो तनाव नहीं हो। यह सरकार का जो नियम बनाया गया है वह तनाव के रूप में बनाया गया है। जो आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार। वो तनाव वापस अपना जो हम लोगों को जो मोटर हम लोग चालक हैं, हम लोगों को सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को ये जो कानूनी प्रक्रिया जो है इसको वापस लेते हुए पूर्व में जो कानून बनाया गया है उस कानून के आधार पर हम लोग वंचित है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे स्तर से किसी ड्राइवर भाई ये नहीं चाहते हैं कि हमारा किसी प्रकार का हमारे साथ घटना हो। हम लोग सभी आदमी को बचाते हुए हम लोग अपना भरण पोषण करना चाहते हैं और अनेक प्रकार से हम लोगों को जिस तरह से कानून बनाया गया है उस कानून के खिलाफ में हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, शांतिपूर्ण अपना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपना वापस ले ले। मैं वापस ले लेते हैं तो हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं और अभी भी करते हैं और पूर्व में भी किए हुए हैं। जो हमारे वह अपने रीति रिवाज के अनुसार से और जो इनका मानसिकता है उसके अनुसार से हम लोगों को रक्षक के रूप में है और हम लोग इनको सपोर्टर के रूप में है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट में साहर उत्तरी पंचायत भवन रोड के समीप एक पिकअप वैन की चपेट में आने से एक 3 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान मोहम्मद मंजूर की 3 वर्षीय बेटी के रूप में की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने किसी के भी खिलाफ शिकायत करने से मना करते हुए उस शव का अंतिम संस्कार किया। पिकअप वैन की चपेट में आने से साहरघाट में 3 वर्षीय एक बच्ची की मौत मौके पर हो गई। मामला साहर उत्तरी पंचायत भवन रोड का है। मृत बच्ची साहरघाट निवासी मोहम्मद मंजूर की बेटी बताई गई है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। मृतका के अभिभावक के लिखित आग्रह पर शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवारजनों को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में परिजनों ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत पुलिस से नहीं की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ बिस्फी प्रखंड के सड़कों पर भी चक्का जाम कर आवागमन बाधित किया गया। चालकों व ड्राइवरों ने सड़क पर घंटों जाम कर आवागमन को बाधित रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की जोरदार मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा परिवहन विभाग के लिए नए नियम लागू करने से नाराज चालकों ने आज बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी 0 माइल चौक पर जयनगर दरभंगा मुख्य मार्ग पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। गौरतलब है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में पुराने कानून को संशोधन कर नए कानून में दुर्घटना को अंजाम देने वाले चालकों पर जुर्माना और 10 साल की सजा होने की बात कही। इस नए कानून से नाराज ट्रक चालकों ने सड़क को जाम कर दिया और कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो आगे चलकर चक्का जाम करेंगे और रेल भी बंद करेंगे। इसी क्रम में प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी, मढ़िया, ककोड़वा, नूरचक चौक सहित कई चौक पर सड़क व प्रदर्शन किया गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय के निर्देश पर एसआई उदय सिंह, हरेंद्र राय सहित कई पुलिस पदाधिकारी सड़क जाम हटाने को लेकर तत्पर दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है। सड़क के साथ साथ ट्रेन यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जयनगर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें काफी विलंब से पहुंची। रात में पहुंचने वाली ट्रेन अगली सुबह पहुंच रही है। इसके कारण यात्रियों को पूरी रात स्टेशन पर इस ठंड में जागकर बिताना पड़ रहा है। बीते कई दिनों से कड़ाके की ठंड, शीतलहर का असर रेल और सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है।
देश के विभिन्न राज्यों से चलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से पहुंच रही है, जिससे रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय से विपरीत टाइम पर ट्रेन के आने से लंबी दूरी के रेल यात्रियों को ठंड में रेलवे स्टेशनों पर घंटों रात बिताना पड़ता है। हालांकि रेलवे ने सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद किए जाने से रेल यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर से खुलने वाली शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस एवं धुरियान स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को एनआई कार्य बताकर रद्द किया गया है। घने कोहरे के कारण नई दिल्ली से जयनगर के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस व लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से जयनगर के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस इन दिनों घंटों विलंब से चल रही है। यह दोनों ट्रेनें 5 से 12 घंटे विलंब से अपने गंतव्य स्टेशन पहुंच रही है। कोहरे के कारण एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ पैसेंजर ट्रेन भी कुछ न कुछ विलंब से चल रही है। 28 दिसंबर को नई दिल्ली से जयनगर के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय शाम के 7:25 के बदले सुबह के 8:50 पर, 29 को 2:18 के बदले 30 को 7:04 पर और 31 को 12:45 व 1 जनवरी को 2 बजे जयनगर पहुंची। इसी तरह 28 दिसंबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से जयनगर के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात के 2 बजे के बदले सुबह के 7:04 पर, 29 को 10:06, 30 को 5:12 और 31 को 6:17 बजे सुबह जयनगर पहुंची। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानून हिट एंड रन के विरोध में बेनीपट्टी प्रखंडों में भी चालकों ने चक्का जाम कर आवागमन को पूरी तरह बाधित रखा। इस दौरान मंगलवार को विभिन्न प्रखंड के चौक चौराहों पर चक्का जाम कर केंद्र सरकार को इस संशोधित कानून को वापस लेने की मांग की गई। भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधित हिट एंड रन कानून के खिलाफ मंगलवार को बेनीपट्टी में जगह जगह चालकों ने चक्का जाम आंदोलन किया। बेनीपट्टी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक, धगचरी, अग्रोपट्टी समेत कई जगहों पर चालकों ने सड़क जाम कर कानून वापस लेने की मांग की। बेनीपट्टी में कई जगहों पर चक्का जाम होने से राहगीर व आम बाइक चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग गांव की गलियों से बाहर निकलते रहे, जिसके कारण गांव की कई गलियों में अनायास सड़क जाम की समस्या सामने आ गई। ग्रामीण भी काफी परेशान हुए। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन कानून के तहत दुर्घटना में दोषी पाए जाने पर भारी वाहन के चालकों को 10 वर्ष की सजा और 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया है, जिसका चालक विरोध कर रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर,
तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख लीला देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव BDO को सौंपे हैं। गौरतलब है कि कुल 17 पंचायत समिति सदस्यों में से 11 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख के खिलाफ मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव BDO को दिया। सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव पत्र पर कुल 17 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख लीला देवी को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं रहने और समय से दायित्वों का निर्वाह नहीं करने के कारण अविश्वास का प्रस्ताव देने का जिक्र सदस्यों ने BDO को दिए गए पत्र में किया है। सुनीता देवी, इंदु देवी, जसीना खातून, रुदल सहनी, राम सेवक मंडल, ओम प्रकाश महतो, अविनाश कुमार, विनय कुमार झा, दीपक कुमार सिंह, वीणा देवी, कर्पूरा देवी के नाम अविश्वास लगाने वाले सदस्यों में शामिल हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पर मधुबनी शहर के गदियानी में सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विस्तार पूर्वक यह निर्णय लिया गया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता जनवरी माह का राशन वितरण रोककर हड़ताल पर डटे हुए हैं। मधुबनी जिला के सभी प्रखंड अध्यक्षों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में और कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक कुमार राय की निगरानी में मधुबनी गदियानी में बैठक किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्ष ने मधुबनी शहरी क्षेत्र अध्यक्ष मनोज कुमार, रहिका प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण यादव समेत सभी प्रखंड अध्यक्षों ने बताया कि ऑल इंडिया स्तर एवं बिहार स्तर पर 1 जनवरी 2024 से मांग पूरा होने तक राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है।
ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर वासु व बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर बैठक रखी गई। उन्होंने बताया कि देश भर के 5,38,000 सहित बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं का वर्तमान भविष्य की समस्याओं को समाधान कराने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 रुपए माहवार आमदनी सुनिश्चित कराने सहित 16 सूत्री मांग को पूरा कराने के भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व बिहार प्रदेश स्तर पर बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं को गुजरात सरकार के द्वारा 20,000 रुपए माहवार मानदेय देने के आदेश के आलोक में गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपए माहवार मानदेय देने व अन्य 8 सूत्री मांग को पूरा करने के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर मांग पूरा होने तक जन वितरण विक्रेता के द्वारा पॉस मशीन बंद कर जनवरी 2024 का राशन वितरण बंद कर 1 जनवरी 2024 से राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया है। आज का बैठक 1 तारीख से हम लोग का स्ट्राइक है, उसके आधार पर वो बैठक की। आज बैठक हम लोग कर रहे हैं कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप के विशंभर वासु जी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश महामंत्री श्री वरुण जी के आह्वान पर हम लोग 8 सूत्री मांग के लेकर 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 55,000 विक्रेता हम लोग पूरे बिहार का हड़ताल करने जा रहे हैं। उसमें मांग हम लोगों के 8 सूत्री में कुछ खास मांग है, बतावे क्या? वो भी बोलिए। खास मांग है कि 30,000 रुपये मानदेय नहीं तो 3 रुपये कुंटल 300 रुपये कुंटल कमीशन चाहिए। दूसरा है कि अनुकंपा का पूर्ण लाभ मिलना चाहिए। तीसरा है कि 2011 और 16 एक्ट को निरस्त करके 2001 एक्ट लागू करना चाहिए। उसी में हमारा जो है जो डायरेक्ट रद्द करता है वो निलंबन की प्रक्रिया आ जाएगा। और जीवन बीमा के भी सुविधा होना चाहिए। हमारा विक्रेता जो है जो कोरोना के समय में भी लड़ाई लड़ रहा है, अभी भी सर्दी के समय में लड़ाई लड़ रहा है, ठंडी के समय में लड़ाई लड़ रहा है, बरसात के समय में लड़ाई लड़ता है, लेकिन उसके लिए कोई जीवन बीमा का व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे विक्रेताओं के लिए जीवन बीमा का भी लाभ मिलना चाहिए और छुट्टी जो है, मुख्य त्योहार जो है, उस पे हमारे विक्रेता को छुट्टी मिलना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा अशोक कुमार है, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मधुबनी जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 में नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा नवनिर्मित पीसीसी सड़क का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन एसडीएम नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा वार्ड पार्षद ललन शाह की अनुशंसा पर नवनिर्मित पीसीसी सड़क का सोमवार की शाम एसडीएम मनीषा, नगर पंचायत की मुख्य पार्षद मंजू देवी व कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार सहित अन्य ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पहले सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व शॉल से सम्मानित किया गया। इस दौरान एसडीएम सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय समाज सेवी राजेंद्र साफी के सतत प्रयास से बेनीपट्टी थाना के समीप मुख्य सड़क से गैस एजेंसी होते हुए लीला झा के घर के पास तक प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाया जा सका और फिर उस पथ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी की देखरेख में तकरीबन 10,86,800 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है, जो सुखद है। इस सड़क के बन जाने से लोगों को आवाजाही में सहूलियत होगी। मौके पर वार्ड पार्षद सह राजद के जिलाध्यक्ष रामबरन राम, संजू देवी व रूपन शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। ठीक है, मुझे इजाजत। मतलब उस पर कुछ बताएं। ये बहुत एक अच्छी सफल प्रयास है। बहुत दिनों से ये राजेंद्र साथी जी और नेताजी आके मेरे पास रिक्वेस्ट किए थे कि पीजीआरओ के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ था, तो सभी के संयुक्त प्रयास से ये अतिक्रमण हटा और ये सड़क बन गया। इसके लिए मैं सभी को संयुक्त रूप से बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित कानून हिट एंड रन के खिलाफ मंगलवार को बासोपट्टी थाना क्षेत्र में भी जमकर इसका असर देखा गया। सभी प्रखंड के चौक चौराहों पर कलवाही उमगांव स्थित मुख्य बासोपट्टी के मुख्य मार्ग समेत विभिन्न बस स्टैंडों पर वाहन चालकों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान घंटों आवागमन को बाधित रखा गया। टायर जलाकर सड़कों पर विरोध जताया गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हाल के दिनों में संशोधित हिट एंड रन के खिलाफ मंगलवार को बासोपट्टी के ऑटो चालक ने कलवाही उमगांव मुख्य मार्ग स्थित बासोपट्टी बस स्टैंड व काली मंदिर चौक पर सुबह से ही जाम कर दिया। इस दौरान सड़क पर टायर जलाकर ऑटो चालकों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ऑटो चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार का यह नया कानून एक काला कानून है, जिसमें मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले गरीब वाहन चालक को रौंदने की कोशिश की जा रही है। कहा कि कोई भी चालक जानबूझकर किसी को ठोकर नहीं मारता है। यदि कभी कोई घटना हो जाए तो हिट एंड रन केस में मिलने वाले आर्थिक दंड व कारावास उन लोगों के परिवार को बर्बाद करके रख देगा। कुछ जानकारों ने बताया कि पुराने कानून के लचीला होने के कारण आए दिन सड़क हादसे में निर्दोष की जान चली जाती रही है। घटना के बाद चालक का फरार होना आम बात हो गया है। ऐसे में सरकार का मानना है कि ठोकर मारने के बाद घायल व्यक्ति को छोड़कर भागना गंभीर अपराध है। यदि चालक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाता है तो फिर सजा में रियायत बरती जाएगी। कहा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पुराने कानून में सजा के नाम पर महज खानापूर्ति थी। वहीं प्रदर्शनकारी ऑटो चालकों का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में अगर भीड़ के हाथ लग जाते हैं तो उनसे मारपीट की जाती है और हत्या तक कर दी जाती है। इसीलिए जान बचाने के डर से चालक भागने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि या तो सरकार इस काले कानून में बदलाव करे या फिर लोगों के लिए भी एक ऐसा सख्त कानून बताए जिससे कोई भीड़ किसी से मारपीट कर उनकी हत्या न कर दे। वहीं सुबह से ही मुख्य मार्ग जाम रहने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़े। ये जो जाम किए हैं किस लिए जाम किए हैं? जाम किए हैं इसलिए कि हम लोग किस्त पे लेके तो टेम्पो चलाते हैं, रोज का 200, 300, 400 रुपया कमाते हैं और यहाँ सरकार नियम लगा दिया, लागू कर दिया कि यहाँ अगर एक्सीडेंट हो तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, 10 लाख रुपया, 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया भरो। हम लोग तो 100-400 रुपया कमाते रोज। ये सरकार जो कानून है, कानून को समझ में नहीं आया कि किस आधार पे हम लोग 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया भरेंगे। ये कहाँ से भरेंगे हम लोग? ये कानून हम लोग को समझ में है। ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को, तब पर ही रोड खाली होगा। इसके लिए रोज जाम करेंगे, रोज जाम करेंगे। ये बताइए, क्या रोड जाम करने से आपका जो कानून जो केंद्र सरकार द्वारा जो दिया गया है, क्या वो वापस लिया जाएगा? हाँ, वापस लेना ही पड़ेगा वापस। रोड किस लिए जाम किए हैं? भाई हम गैस एजेंसी में काम करते हैं। सुबह 8 बजे निकलते हैं तो रात को 10 बजे तक पहुंचते हैं घर पे। रोड पे ऐसा नहीं है कि आदमी कभी कोई जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, ठीक है। और ये जो लागू लगा है, जो 10 साल का सजा है, 7 लाख रुपया है, अगर ये जो सरकार बोला अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पहले जनता से बचेंगे तब ना, इसी लेके कि ड्राइवर भागने का पहले सोचता है, ठीक है भाई। और एक बात और है कि हम लोग जैसे काम करते हैं 10 हज़ार का काम करते हैं, ठीक है, ड्राइवरी करते हैं, तो इसमें अगर 7 लाख रुपया हम लोग भरते हैं तो हम अपना 7 लाख रुपया होता हम लोगों का औकात होता, तो हम लोग वो अपना कोई बिजनेस करके नहीं बैठ जाते। नहीं करते। ये बताइए, आप लोगों को जो 10,000 12,000 रुपये का जो महीना दिया जाता है, क्या इससे आपका घर का भरण पोषण हो पाता है? बहुत मुश्किल से होता है। जाम केला कर ले चाचा रोड के समस्या रोड जाम की है। समस्या ये है कि अपन जो 10 साल के सजा फैसला वापस लिया गया कि पूरा बिहार में भर रहा कि पूरे इंडिया में भर रहा था।
की नाम मिला के? संतोष कुमार पासवान। मोहन कुमार शाह, अमित साहू के जाति। की नाम मिला? रामकिशन पासवान। आगे नाम की मनोज चौरसिया। क्या समस्या है आप लोग? समस्या यह है जो स्टूडेंट होते तो 10 लाख रुपया हमरा से ले, ऊपर से 10 साल का जेल के दिल की है। ड्राइवर से मिस्टेक हो सके है, आज नहीं कल मिस्टेक हो ही सके है। बिल्कुल। अमित कुमार का भी ड्राइवर है। हम लोग ये ड्राइवर सब यूनियन वाले सब मिल के कर रहे हैं। 10 साल का जेल नहीं होना चाहिए, ऊपर से 10 लाख रुपया जुर्माना नहीं भरेंगे। जो पहले लागू था वही लागू रहेंगे। इसका फरमान है यह जो 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा जो है, किनका फरमान है, किनके विरोध में? अमित कुमार शाह। कौन? केंद्र सरकार जी का गृह मंत्री का। आप लोग आक्रोशित है इसलिए कि गृह मंत्री जी का जो फरमान आया है कि अगर ड्राइवर से दुर्घटना होता है तो 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल का कैद। क्या लगता है गलत है? गलत नहीं है तो सही है। 5,000 7,000 रुपया महीना कमाएंगे, 10 लाख रुपया जमा करने जाएंगे, कोई मिस्टेक हो गया तो क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइए? वाला के कंपनी में से जाके होबाक चाहिए, बाइक साइकिल और पैदल वाला के दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। और बाद बाकी हम चालक के समर्थन में यहाँ के परिचय? हमर नाम हमर घर हिसार है। परिचय अपने के? शैलेंद्र झा। वहीं हड़ताल के दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। बड़ी वाहन के अलावे 2 पहिए वाहनों की आवागमन बाधित रहने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बासोपट्टी बाजार में काली मंदिर के निकट बभनदई पुल समेत अन्य जगहों पर ड्राइवरों ने चक्का जाम किया। मंगलवार को शाम करीब 4:30 बजे बासोपट्टी के सीओ हर्षहरी एवं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ने जाम हटाया। लेकिन बात हो जाएगा, थोड़ी है कि हर अपना जो मार है लिखित में दे दो, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यही करेंगे, हम लोग यही करेंगे। डन न्यूज के लिए बासोपट्टी से संजय राउत के साथ रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी गांव के यूसुफ मंसूरी टोल स्थित मदरसा इस्लामिया में बने नवनिर्मित 2 कमरे का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान लोकहा विधायक भारत भूषण मंडल समेत अन्य आगत अतिथियों को शॉल व पाग पहनाकर सम्मानित किया गया। खुटौना प्रखंड अंतर्गत दुर्गीपट्टी गांव के यूसुफ मंसूरी टोल स्थित मदरसा इस्लामिया में विधायक इच्छिक को से निर्मित 2 कमरे के भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लोकहा के विधायक भारत भूषण मंडल सहित सभी कार्यकर्ताओं को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि LEAO कंपनी के द्वारा 2 कमरे के भवन का निर्माण लगभग 6 महीने में किया गया, जिसके लिए 14,99,200 रुपया निर्गत किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक भारत भूषण मंडल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार में लगातार विकास हो रहा है, चाहे सड़क बिछाने का हो या रोजगार देने का। वहीं इस अवसर पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जिला चेयरमैन नसीम अहमद, यूनिस मंसूरी, अकील अहमद तथा सईद मंसूरी मौजूद थे। डन न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में कलवाही प्रखंड के लोहा पंचायत के घर घर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस अक्षत को पहुंचाकर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण दिया जा रहा है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पंचायत लोहा में अयोध्या से आया पूजित अक्षत को भाजपा कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अयोध्या से चले अक्षत को प्रदेश से जिला में और जिला से प्रत्येक प्रखंड में भेजा गया है। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक घर पहुंचकर अयोध्या से चला पूजित अक्षत एवं प्रभु राम का फोटो दे रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में कमेटी बनाकर भाजपा कार्यकर्ता अक्षत को प्रत्येक घर तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में कहा गया कि पूजित अक्षत को प्रत्येक घर के माता के आंचल में दिया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि अयोध्या से चाल्या ऑपोजिट अक्षर को 15 जनवरी तक प्रत्येक घर में पहुंचना है। उन लोगों ने बताया कि नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशानुसार सभी दीवारों की साफ सफाई कर पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने बताया कि 22 जनवरी को देश के सभी घर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाए। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लोहा पंचायत में पूजित अक्षत घर घर पहुंचाने में विजयनाथ पाठक, सुदिष्ट नारायण मिश्र, भोला प्रतिहस्त, राम फेरन राय, भोगेंद्र मुखिया सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। 550 वर्ष के बाद अपना घर मिला। वो घर 22 जनवरी को 11 बजे से 1 बजे के बीच में बाल्यकाल की अवस्था में का स्वरूप में भगवान अपना घर में प्रवेश करेंगे। और 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक पूरा भजन कीर्तन रहेगा और शाम में पूरा विश्व में जितने हिंदू हैं, भारत में तो है ही, पूरा विश्व में सनातन धर्म दीपावली दीपोत्सव होगा। और भगवान जो हैं श्री राम जी जो 500-550 बरस तक भटकते थे, उनका आज टेंट में थे, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। उनकी कृपा में से भगवान का अपना घर बन गया। माता सीता जी का भी है। अब 22 तारीख के बाद 24 तारीख से सबसे पहले भगवान की माता सीता की नैहर बोलते हैं मैका, वहाँ से हम लोग का पहले से गाड़ी जाएगी ट्रेन
सुविधा है। 24 से तांता लगा रहेगा, जाएंगे और आएंगे फिर वहाँ से 3 रोज के बाद। आपका नाम? के बाद मेरा नाम सुरेंद्र प्रतिहस्त है। मैं RSS से भी हूँ, विद्यार्थी परिषद का मैं जिला प्रमुख रहा हूँ। अभी मैं भाजपा मंडल का मैं उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग सवेरे से काम का 8 बजे से कर रहे हैं, अभी तक करके पूरा लोहा गांव में आज किया है। नाम से पहले बाजू ना। आज का जो आप लोगों का ये भ्रमण कार्यक्रम है किस चीज का है? आज जो है अयोध्या से पूजित अक्षत आए हैं, हम लोग घर घर वितरण कर रहे हैं और 15 तारीख तक वितरण होगा और सबको हकार दे रहे हैं कि भाई आप लोग अयोध्या चलें और भाई रामचंद्र जी का दर्शन करें और आत्मा संतुष्ट मिले। हम सनातन धर्मी जितने हैं से सबों से आग्रह करते हैं से चलें और बाकी को प्रत्येक घर में कम से कम 5 दीप बारना चाहिए और मठ मंदिर जितने हैं सब में भजन कीर्तन और दीपावली साफ सफाई करवाना है। साफ सफाई करवाना है ताकि स्वच्छ भारत मेरा रहे। बताइए। हम और क्या कहब जो भगवान के अथी अच्छत से घर घर हम सब बैठ रहल छी, हुनकर स्वागत सरकार के कर रहल छी। एते दिन पर जो 500 बरस सर छलाहा कतौ छुपायल से अखन हमरा सबके मोदी जी ओकरा अथी केलखिन है, ताहि लेल हम सब घूमि रहल छी सोचे अपना पंचायत में सब अच्छत बैठ रहल छी। के आगे हम की कहब, भगवान के केवट रूप में छी। केवट छी हम। पूरे पंचायत में अक्षत बट गया? आज शुरू किए हैं। कितने दिन चलेगा ये आपका यात्रा? 15 जनवरी तक। उसके बाद आगे की कार्यक्रम क्या है? सफाई है, 22 तक सफाई है। सफाई दीप जलेंगे, उनका उत्साह मनाएंगे, उनका उत्साह मनाएगा, एकदम मंगन में रहेगा। जैसे भगवान जंगल से आया था 12 बरस काट का, वैसे ही हम सब मनाएंगे। क्या नाम हुआ? जय श्री राम। किस चीज का कार्यक्रम आप लोग आज घूम रहे हैं गांव में? आज जो कार्यक्रम था अयोध्या से पूजित अक्षत कलश हमारे मंडल कलवाही मंडल में आया, वहां से लोहा पंचायत में हम लोगों को मिला। आज हम लोग प्रारंभ किए हैं घर घर अक्षत वितरण का कार्यक्रम। आज से शुभारंभ किया, 15 तारीख तक हम लोग समाप्त कर देंगे और जय श्री राम का ध्वजा एकदम भगवा ध्वजा फहरा देंगे। पूरा देश में जय श्री राम का नारा होगा, जय श्री राम का राज होगा। आपका नाम? मेरा नाम सुदिष्ट नारायण मिश्र है। मैं भाजपा कलवाही मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जय श्री राम। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम मिथिला के क्षेत्र में खासकर लोहा ग्राम में पूजित अक्षत जो अयोध्या से आई है, वो पूजित अक्षत पूरे समाज में हम लोग वितरण करने का काम कर रहे हैं आज। और हर जगह संदेश भी दे रहे हैं कि जितने मंदिर मठ हैं हर मंदिर मठ पे कीर्तन भजन राम भजन हो। और साथ में दीपावली हर्षो उल्लास के साथ समस्त सनातनी परिवार मनाए 22 तारीख को, 22 जनवरी को। तो ये आग्रह है और वही अक्षत पूजित हम लोग सबको वितरण कर रहे हैं। साथ में एक फोटो भी दे रहे हैं, अयोध्या से फोटो आई हुई है और पत्रक भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजयनाथ पाठक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला प्रसार बनौषधि प्रमुख हूँ मैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकारी स्तर पर लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया तो जा रहा है, लेकिन यह लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। हम बात कर रहे हैं जयनगर अनुमंडल अस्पताल की, जहां इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को ठंड से बचाव के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है। और इस बात की जानकारी तब मिली जब बीते सोमवार को मारपीट के एक घायल व्यक्ति इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां उन्हें ठंड से बचाव के लिए कंबल प्रदान नहीं किया गया, जिसके बाद किसी भी तरह परिजनों के द्वारा घर से यह कंबल मंगाया गया। हालांकि इस बाबत जब जयनगर के अस्पताल प्रबंधक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी वार्ड और लेबर वार्ड में मरीजों को हीटर और कंबल प्रदान किया जा रहा है। जयनगर अनुमंडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को ठंड से बचाव के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। बीते 4 दिनों से कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी उपाय किए हैं, लेकिन सरकारी तंत्र इन व्यवस्था को अमली जामा पहनाने में विफल साबित हो रही है।
सरकार द्वारा अस्पतालों में इलाज कराने आए मरीजों को ठंड से बचाव के लिए कई तरह की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। सोमवार को मारपीट मामले में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थाना क्षेत्र के कमलाबारी हथलिटवा गांव निवासी 45 वर्षीय राम सेवक सिंह ने बताया कि घटना के बाद सोमवार की शाम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ, लेकिन अस्पताल में ठंड से बचाव के लिए मरीजों को कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। राम सेवक सिंह ने बताया कि रात में काफी ठंड लगने पर घर से कंबल मंगाया, हीटर की व्यवस्था नहीं थी, कंबल नहीं दिया गया, जबकि प्रसव वार्ड में और लेबर वार्ड में हीटर और मरीजों के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है। लेबर रूम इंचार्ज निशा ने बताया कि प्रसव वार्ड के सभी कमरे में हीटर लगाया गया है, सभी मरीजों को कंबल भी दिया जा रहा है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत ने बताया कि लेबर व इमरजेंसी वार्ड में हीटर व मरीजों को कंबल दिया जा रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हिट एंड रन के नए संशोधित कानून के खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में अब टेम्पो और ई रिक्शा के चालक भी सड़कों पर उतर आए हैं। देश के तमाम राज्यों में जमकर इसका विरोध किया जा रहा है। मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे दिन ट्रक व बस ड्राइवरों के द्वारा चक्का जाम कर आंदोलन किया गया। इस दौरान यातायात पूरी तरह बाधित रहा। सभी की एक ही मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। ट्रक व बस ड्राइवरों समेत अन्य चालकों का कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। खुटौना प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत अंतर्गत लौकहा थाना चौक पर मंगलवार की सुबह ई रिक्शा से लेकर ट्रक ड्राइवरों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क NH 227 एवं SH 51 पर 2 घंटों तक आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। जाम के दौरान स्कूल, एम्बुलेंस तथा प्रशासनिक गाड़ियों को प्रवेश करने दिया गया। गौरतलब है कि यह सड़क जाम केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में बीते 1 जनवरी से प्रखंड में जगह जगह पर किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अकबर का कहना है कि ये कानून काला कानून है, जिसमें ड्राइवरों को जानबूझकर आत्महत्या कराने जैसा होगा। केंद्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध के नियंत्रण के लिए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। पहले इस मामले में आरोपी ड्राइवर को कुछ ही दिनों में जमानत मिल जाती थी और इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था। सरकार के इस फैसले के बाद लौकहा और खुटौना के ई रिक्शा एवं टेम्पो चालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि यह सरासर गलत है। 10 साल की सजा होने पर ड्राइवरों के परिवार का क्या होगा और जुर्माना के तौर पर 7 लाख रुपए कहां से लाएंगे। सरकार को यह कानून वापस देना होगा, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल और पूरे प्रदेश में चक्का जाम रहेगा। लौकहा बस स्टैंड पर बसों का जमावड़ा लगा हुआ है और ड्राइवरों के द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल किए हुए हैं, जिसका असर आंखों का इलाज करा लौट रहे मरीजों पर भी दिखा। देख रहे हैं ये जो है NH 227 है और ये सड़क जो जा रही है ये साइड वाली ये SH 51 है और पूरी तरह से बाधित किया जा रहा है। कहाँ है ड्राइवर लोग? हम लोग हैं। क्या मांग है? क्यों हम लोग का मांग है कि ये कानून हटाया जाए और हम लोग जो पहले थे उसी सिस्टम में रहेंगे। क्या कानून है? कानून यह है कि 5 लाख 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल का जेल खटने के लिए हम लोग को सलाहियत नहीं है। हम 2-5-10 हजार रुपए किसी की गाड़ी चलाते हैं किराए पे। अब क्या हो सकता है हमारी सलाहियत? हमारे बीवी बच्चे रोड पे आएंगे, कुछ ऐसा कि हम लोग ड्राइविंग नहीं करेंगे लेकिन रोड जाम करेंगे। और गवर्नमेंट हमको यही कहना गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अपना ये कानून को इससे वापिस ले और कुछ भी नहीं करना है। ये तो नया नहीं है, कुछ इसमें अपडेट किया गया है। ऐसा ठीक है, 7 साल और बढ़ा दिया गया। जेल सुनाया गया। 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर लाएगा, कहाँ से देगा? हम लोग कहाँ से मजदूर क्लास के आदमी कहाँ से लाकर देंगे? क्या लग रहा है?
झूठा सरकार को खत्म किया जाए। ये सरकार नहीं चाहिए। ये जो कानूनी किया गया, ये कानूनी तोड़ना चाहिए। ये कानूनी को हम नहीं मानते। जिस तरह से पहले था उसी तरह से हम लोग ऐसा ही रहेंगे। हम लोग का ये कहना है कि गवर्नमेंट करती है कि सजा। कोई जरूरी नहीं कि रोड पे एक्सीडेंट जो होता है तो ड्राइवर की गलती से ही होता है। हमेशा जो है नाजायज औलाद और अयाज बाप का नालायक औलाद जो रोड पर 7 लाख रुपया लेकर जो है मौज मस्ती करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट रोड पे जो होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ड्राइवर की गलती होता है। ये हड़ताल कब तक चलना है? ये हड़ताल जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे। 3 दिन के लिए किया गया ना आप लोग हड़ताल का? 3 दिन के लिए स्ट्राइक में रहेंगे। आप लोग लाइसेंसी ड्राइवर है? हम लोग लाइसेंसी ड्राइवर है। कई जगहों पे लाइसेंस तोड़ा गया, आप लोग भी तोड़ रहे हैं क्या? हम लोग भी तोड़ देंगे। अभी तो नहीं तोड़े, लेकिन अब तोड़ देंगे कहिएगा तो। हम लोग के पास हम लोग तो इंतजार में, सरकार के इंतजार में। सरकार क्या करना चाहते हैं वो ना तोड़ देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त जो है ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल जारी रखी है। कहा जाता है कि अपनी अपनी मांगों को लेकर, खासकर जो नए एमेंडमेंट पास की हुई है, जो भी नया नियम यातायात के में सुचारू हुआ है, उनके लेकर के ये लोग जो है सड़क जाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मरीज है आप लोग? मरीज है? हाँ जी हाँ। मरीज बैठे हुए इस गाड़ी में और उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ दिखा कहाँ जा रहे हैं? अफरा तफरी का माहौल होते हुए आप देख सकते हैं जो है ड्राइवरों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। कहा जाता है कि नए कानून जो सरकार के द्वारा लागू किया गया है, उनके विरोध में ये लोग आज सड़क जाम कर चुके हैं। ये देखिए किस तरह से टोटो रिक्शा को यहाँ पर लगा दिया गया है और सड़क को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऐसे 51 है जो कि मधुबनी के रूट को जाती है और इस साइड आप देख सकते हैं ये NH 227 है जो कि NH 57 को जोड़ती है। और यहाँ पर देख रहे हैं ड्राइवरों के द्वारा आग प्रदर्शनी भी किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे आप लोगों से। आप लोग ड्राइवर हैं और हड़ताल किए हुए हैं। अगर इमरजेंसी के लिए कोई एम्बुलेंस आती है तो उस लोगों को कैसे आप लोग रास्ता देंगे? नहीं, हम लोग एम्बुलेंस को छोड़ते हैं, प्रशासन को गाड़ी को छोड़ देते हैं, स्कूल के बच्चा वाला गाड़ी को छोड़ देते हैं और बाकी बात हम लोग जितना ड्राइवर है सब हड़ताल किए हुए हैं। और वही हम लोग जानना चाहते हैं जो हम लोग के लिए क्या सरकार सोचता है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर मानिए ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग रोड छोड़ क्या करेंगे? तो भीख मांगेंगे, ड्राइवरी छोड़ देंगे। ड्राइवरी छोड़ देंगे हम लोग, क्या करेंगे? हम लोग के 10 साल सजा हो जाएगा तो हम लोग के बाल बच्चा कहाँ जाएगा? रोड पे जाएगा। 10 लाख जुर्माना है। हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे, बकरी चलाएंगे, समझे ना? मुर्गी पोसेंगे, वही बकरी बजा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 3 चीज के लिए छूट दिए हुए हैं। एक एम्बुलेंस, एक तो आपको स्कूल बच्चा और एक तो प्रशासन गाड़ी जाएगा। हम लोग को छोड़ दिए हुए हैं, वो अपना काज करें। हम लोग को जो मांग है वो मांग पूरा कर। पुराना कानून क्या था और नया कानून में क्या बदलाव है? पहले कानून था ये जो ड्राइवर को पहले बेल होगा तब गाड़ी को बेल होगा। 3 महीने के अंदर नहीं मालिक कराएगा तो ड्राइवर को बेल अपने आप दे देगा, कानून ये बोला था। अभी 10 साल का सजा ये सुनाया है, बहुत गलत काम किया है ना। अच्छा, अभी जो कोई पैसेंजर आएगा तो आप लोग बैठाएंगे? नहीं, यहाँ बैठा लेंगे। हम लोग किसी पैसेंजर को नहीं बैठाएंगे, हम लोग बैठे नहीं करेंगे। हम लोग खुद हड़ताल के तो हम लोग कहाँ से बैठाएंगे? हम लोग तो भूख से मर रहे हैं, 3 दिन से बैठ के खा रहे हैं घर में। कितनी देर चलने वाली है हड़ताल? कितनी देर चलने वाली है? जब तक हम लोग की समस्या हल नहीं होगा तब तक हम करेंगे। 3 तारीख तक समस्या हल नहीं होगा तब तक हम लोग है। हम लोग का ऐसा जिंदगी है कि
रोड का कुत्ता, हम मोटर लाइन का ड्राइवर, हम लोग बराबर में है। फिर भी सरकार जो है हम लोग को इतना दबाव दे रहा है कि मन करता है कि आप ये कारोबार छोड़ दे, सरकार खुद बहाली करे ड्राइवर। आज थाना वाला एक्सीडेंट करता है तो उसके लिए छूट है, हम लोग के लिए 5,000 रुपया का जिम्मेवारी होता है। कि एक 4 चक्का है मैयत में जा रहे हैं, ड्राइवरों का हड़ताल चल रहा है। एकदम सही बात है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत है जी कि हम लोगों को प्रतिनिधि जी हम लोग को अपना प्राइवेट गाड़ी है, लेकिन ये ड्राइवर जो भी है उनके निधि गलत है। हम भी ड्राइवरी कर रहे हैं। अभी आप जाम में फंस गए हैं, तो कैसे क्या लग रहा है आपको? खुलेगा ये जाम? आप देखिए, अब तो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक आप तो यहाँ के लोकल है, हो सकता है दयालुता दिखाएं आपके ऊपर। अब जो हो अब उनके ऊपर निर्भर है, इसमें तो हम जोर जबरदस्ती। यानी इस हड़ताल को आप समर्थन दे रहे हैं? जी बिल्कुल पूर्णतः। जी जी जी। चल का हड़ताल चल रहा है, कुछ मांगे हैं, शायद कानून में कुछ बदलाव लाया गया है ड्राइवरों के विरुद्ध में। ड्राइवरों का जायज मांग है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है ना ड्राइवर, तो उसके लिए उसका जो पहले था वही अच्छा है जी। इसलिए इन लोगों का हड़ताल करना जायज है। सरकार चल रहा है तो वो सही कर रहा है। पहले से ऐसा तो कोई नियम नहीं था, नियम पहले से बना रहता तो उसका कोई जवाब देता है ड्राइवर। अभी आप किसी से सर पर थोप दीजिए कोई कानून, तो कानून चलने वाला है। तो क्या लगता है आपको? समर्थन दे रहे हैं आप? ड्राइवर लोग सही कर रहे हैं? हम लोग समर्थन दे रहे हैं। ठीक। कि ड्राइवरों के समर्थन में ये ट्रक ड्राइवर भी आ चुके हैं और शायद ये भी आज हड़ताल करने के मूड में है। ये NH 227 है और पूरी तरह से ये बाधित है। क्या कहना है? जो कानून आया हुआ उसके लिए क्या कहना है? कानून तो गलत है, ड्राइवर के खिलाफ ही है, और क्या कहना है? आप भी ड्राइवर है तो क्या आप समर्थन दे रहे हैं? समर्थन लगाने जा रहे हैं। 3 दिन के लिए जो ये हड़ताल चल रहा है, इसमें शायद देश को अरबों खरबों का नुकसान हो सकता है। सर, तो आप ड्राइवर आदमी कहाँ से 7 लाख रुपया 10 साल के लिए जेल जाएगा? 10,000 का ड्यूटी करने वाला 10 साल जेल में रहेगा तो उसका बीवी परिवार बच्चा क्या करेगा? अच्छा, आप जो आज ये ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको जानकारी थी कि हड़ताल चल रहा है? हड़ताल चल रहा है, फिर भी आप 1 तारीख से ही चल रहा है। फिर भी आप मालिक के दरवाजा लगाने जा रहे गाड़ी। अच्छा, लोकही में आप? हाँ, यही लोकही में है। लोकहा में? अच्छा, तो अभी लोग जाने नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? लगा के रखना है। हाँ, पूरा समर्थन है? समर्थन है हमारा भी उसके साथ। नहीं जाने देगा तो हम भी यहीं रहेंगे, और क्या करेंगे? कब तक के लिए ये 3 तारीख तक तो हड़ताल है जी। अब उसके आगे जब नहीं कानून वापसी होगा तो फिर आगे हड़ताल बढ़ेगा। क्या असर होने वाला है? आप लोग जिस परिवार से आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके से हैं, जिनका जो दिनचर्या है रोज चलता है, दिहाड़ी पर चलता है। क्या असर? दिहाड़ी पे चढ़ने वाला है। कुछ भी अगर एक रोज कमाएगा और एक दिन अगर 22 दफे उससे गलती से इत्तेफाकन एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो 7 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? और 10 साल के लिए जेल में जाएगा, उसका बीवी बच्चा को कौन सोचेगा? उसके परिवार के लिए क्या सरकार सोचे हुआ है? ये आपका बेटा। तो अभी आप यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं? कर देंगे, जब सब समर्थन हमारे साथ है तो हम भी नहीं समर्थन करेंगे। अच्छा, कई जगह कई प्रदेशों में ड्राइवरों के द्वारा लाइसेंस को तोड़कर फेंका गया है, क्या कहना है? क्या करेंगे? वो ऐसा लाइसेंस रख के क्या फायदा है? हम पब्लिक के लिए चल रहे हैं, पब्लिक को ट्रांसपोर्टिंग से हर चीज का उपलब्ध देते हैं। हम अगर 1 महीना हड़ताल कर देंगे तो यहाँ का जनता भी भूखा मर जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए ही खाना पीना, राशन पानी सब चीज का सामान आता है, मेडिकल हर चीज कोठी से पहुँचता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर संग्राम, अररिया संग्राम हुआ। तभी NH 57 की क्या स्थिति है? NH 57 कल पूरा दिन जाम में रहे दरभंगा में। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी भी जाम है, उधर जाम है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। हड़लाकी थाना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना बीते 1 जनवरी की देर शाम की बताई जा रही है, जहां गश्ती पर निकले पुलिस टीम पर अपराधियों के द्वारा हमला किया गया था। साथ ही पुलिस जीप को भी क्षतिग्रस्त किया गया था।
इस मामले में अन्य पुलिस बलों के पहुंचने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस पर हमला मामले में 2 आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य नामजद लोग फरार चल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हटबरिया ऑफिस टोल निवासी मोहम्मद दाऊद शेख व मोहम्मद परवेज के रूप में किया गया है। घटना 1 जनवरी की देर शाम की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना की एसआई उपेंद्र प्रसाद दल बल के साथ संध्या गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में प्राप्त सूचना के आलोक में पुलिस जीप हटबरिया ऑफिस टोल पहुंची, जहां वाहन चालक मोहम्मद आरिफ अनवर उर्फ भालू एक साइकिल चालक को पकड़कर 5,000 रुपए मांग रहा था, लेकिन पुलिस ने साइकिल चालक को उसके कब्जे से मुक्त किया। इससे बौखलाकर आरिफ के बुलाने पर उसके परिवार के लोग रियाज अनवर, दाऊद शेख, अब्दुल गफूर व परवेज सभी लाठी डंडा लेकर आए और पुलिस टीम पर लाठी से हमला कर दिया। इस घटना में एसआई उपेंद्र प्रसाद, सिपाही अनिल कुमार व अजय कुमार जख्मी हुए। हमलावरों ने पुलिस जीप को भी क्षति पहुंचाई। पुलिस ने थानाध्यक्ष को सूचना देकर थाने से अतिरिक्त पुलिस को बुलाया, जिसके बाद 2 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य हमलावर भागने में फरार हो गया। इस संबंध में एसआई उपेंद्र प्रसाद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि नामजद लोग काफी उदंड व दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। अब्दुल गफूर व दाऊद शेख के पास लाइसेंसी 2 नाली बंदूक है, जिसके बल पर गांव के लोगों को भी आए दिन धमकाता रहता है। यहां तक कि घटनास्थल पर हमलावरों ने पुलिस को भी बर्बाद करने की धमकी दे दी। इस बाबत थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस संबंध में एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए सभी प्रकार की सूची जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि 1 फरवरी से 12वीं की तो वहीं 14 फरवरी से 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। इसी कड़ी में आइए हम आपको दिखाते हैं द न्यूज खबरें आप तक की एक विशेष पहल, जहां परीक्षा पर चर्चा नाम के इस सेशन में हम एक एक कर सभी विषयों के शिक्षकों से आपको सीधा मुखातिब कराएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी शहर के प्रतिष्ठित केमिस्ट्री टीचर ऋषिकेश कर्ण। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं यह पूरी सेशन। सर, आप सब्जेक्टिव के बारे में बताइए। तो मैं अगर सब्जेक्टिव के बारे में बात बताऊं तो सब्जेक्टिव जो है सो आपको हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव देखने को मिलता है। खासकर मैं 2 नंबर वाली जो बातें बताऊं कि 2 मार्क्स की जो सब्जेक्टिव है वो आप फिजिकल से स्टार्ट कर लो। फिजिकल के आपके पास 5 चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं। सर एक सेकंड, फिजिकल में 5 चैप्टर है तो फिजिकल का जो 5 चैप्टर है उस फिजिकल के 5 चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस किस चैप्टर को करना चाहिए? सबसे ज्यादा उसमें से जो ऑब्जेक्टिव है आप प्रत्येक, पहले होता क्या था कि केवल 35 क्वेश्चन में से 35 बनाना है, तो बच्चों को एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन आते थे। अब जो सिचुएशन हो गया है क्योंकि 16 चैप्टर है और उससे आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 70 में से आपको 35 का जवाब देना है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो बच्चे जो हैं वो सबसे पहले तो जो कुछ चैप्टर का मैं नाम बता रहा हूं जिस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं उसे नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। डे न्यूज की खास पेशकश परीक्षा पे चर्चा में आज हमारे साथ मधुबनी जिले के बेहतरीन शिक्षकों में से एक कर्ण केमिस्ट्री के डायरेक्टर ऋषिकेश कर्ण हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, आगामी 1 फरवरी से बिहार बोर्ड और 15 फरवरी से सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है। हमारे साथ मधुबनी शहर के अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जुड़ेंगे। हमारी सबसे बातें होगी, क्या तरीका रहना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि अब समय बहुत कम है, लगभग 1 महीना ही शेष बचा हुआ है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली है उसको लेकर के बातचीत होगी। केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, किस तरह के प्रश्न आने की इस बार संभावना है, क्या पैटर्न है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कितने प्रतिशत प्रश्न आने की संभावना है, इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा होने वाली है। सर, सबसे पहले तो डे न्यूज की खास पेशकश परीक्षा पे चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगामी 1 फरवरी से बिहार बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है और 12 फरवरी से सीबीएसई की परीक्षाएं होने वाली है। आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं,
केमिस्ट्री का एक अपना अलग महत्वपूर्ण योगदान है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में सर क्या वेटेज रहता है प्रश्नोत्तर का, खास करके ऑर्गेनिक में क्या रहता है और इनऑर्गेनिक में क्या रहता है सर? हमारे विद्यार्थियों के लिए आप इसे विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको इस डेन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर और इस परिचर्चा का एक अहम हिस्सा बनाया। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 1 फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो इस 1 फरवरी के एग्ज़ाम में आपको जो केमिस्ट्री का जो वेटेज है, सबसे पहले मैं बता दूं कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, माने 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होती है। उस 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स आपको आते हैं जो थ्योरी पेपर है, और प्रैक्टिकल पेपर में से 30 मार्क्स आते हैं। इसमें होता क्या है कि जो 70 मार्क्स है, उस 70 मार्क्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। 3 भाग कहने का सेंस हुआ कि एक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो फिजिकल वाले पार्ट्स है, उस फिजिकल पार्ट से आपको टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो इनऑर्गेनिक पार्ट्स है, उसमें से 19 क्वेश्चन आते हैं, 19 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है। और जो ऑर्गेनिक है, इस ऑर्गेनिक से आपको 28 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के 70 मार्क्स हो गए आपको। दूसरी बात क्या है कि थ्योरी पेपर को भी और इजी कर दिया है। इजी क्या किया है कि थ्योरी पेपर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया गया ऑब्जेक्टिव और एक कर दिया गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। उसमें टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन, माने 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। बनाना मात्र 35 है, ओनली 35 बनाना होता है, माने 2 गुना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक सब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। उस 20 क्वेश्चन में से आपको केवल 10 क्वेश्चन बनाना होता है। फिर उसके बाद जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जब 5 मार्क्स क्वेश्चन, वो 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 में से आपको बनाना होता है ओनली 3 क्वेश्चन बनाना होता है बच्चों को। अब बच्चों को सबसे पहले ध्यान तो ये देना होगा कि जो आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो वो थोड़ा सा केयर, एकदम पूरा सावधानी के साथ बनाए। पहले हम लोग बात ऑब्जेक्टिव पे करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। अगर आप सही करते हैं तो सीधा 1 मार्क्स आपके खाते में चला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सर क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि अब समय ज्यादा है नहीं, मुश्किल से 1 महीना का समय है। तो अंतिम समय में 1 महीना में विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव को लेकर के कैसे तैयारी करें और किन किन टॉपिक्स पे, किन किन चैप्टर्स पे ज्यादा पकड़ बनाए जिससे उन्हें ऑब्जेक्टिव में फायदा मिलेगा? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जैसे आपको टोटल 16 चैप्टर हैं इस केमिस्ट्री के अंदर में 12th में। उसमें से जो ऑब्जेक्टिव है, आप प्रत्येक, पहले होता क्या था कि केवल 35 क्वेश्चन में से 35 बनाना है, तो बच्चों को एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन आते थे। अब जो सिचुएशन हो गया है, क्योंकि 16 चैप्टर है और उससे आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 70 में से आपको 35 का जवाब देना है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो बच्चे जो हैं वो सबसे पहले तो जो कुछ चैप्टर का मैं नाम बता रहा हूं, जिस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं उससे मैं उसका नाम बताना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो ऑर्गेनिक में ये है पॉलीमर चैप्टर है, वहां से 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 5 मार्क्स के 5 नंबर, माने 5 क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 5 क्वेश्चन। ये फिक्स है, पॉलीमर से 5 क्वेश्चन आएगा ही। हाँ, हर एक साल अलग अलग आता है। किसी साल 6 मार्क्स का है, किसी साल आपको 7 मार्क्स का है। मिनिमम जैसे 2022-23 की मैं बात बता दूं, अगर मैं एनालिसिस करूं तो 2022-23 में आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वहीं पे बायोमोलिकुल्स का, तो बायोमोलिकुल्स का भी सेम रेशियो है, 5 क्वेश्चन वहां से आया है। फिर मैं अगर बात करूं एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री, तो वहां से भी जो सबसे लास्ट चैप्टर है वहां से 4 क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की मैं बात बता रहा हूं। उसके बाद अगर हम लोग चलते एमीन, तो एमीन एक ऐसा चैप्टर है जहां से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम लोग चलते हैं, आपको कुछ चैप्टर का नाम है जैसे इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिला है। सर यहाँ हम टोकना चाहेंगे, ये पी ब्लॉक से पहले हमने बायोमोलिक्यूल्स की बात की। मुझे जहां तक पता है ये सब बहुत शॉर्ट चैप्टर है, अगर विद्यार्थी 2-4 बार 5 बार रीड भी कर ले तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव टकराने की पूरी पॉसिबिलिटी। निश्चित उसके बस एक बार वो जो चैप्टर है उस चैप्टर को केवल एक बार सही से रीड कर ले। वो जो नोट्स तैयार किया है उस नोट्स को अगर वो सही से रीड कर ले केवल बच्चे, तो हमको लगता है वो 4 से जो 5 क्वेश्चन है वो इजी से बना देंगे। और
जैसे मैंने पी ब्लॉक की बात करा, तो पी ब्लॉक भी एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। उसमें सब्जेक्टिव भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 8 मार्क्स के सब्जेक्टिव आते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो 2 साल का एनालिसिस हुआ है, किसी साल में 6 पूछा गया है, किसी में 7 पूछा गया है। तो मैं एक अप्रोच लेके चलता हूं कि 7 से 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वहां से निकल के आता है। फिर एक सरफेस केमिस्ट्री है, उस सरफेस केमिस्ट्री से आपको 5 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। अगर बच्चे इस कुछ चैप्टर को अगर सही से एनालिसिस कर ले, जैसे मैं आपको बता दूं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 4 क्वेश्चन आते हैं। उस 4 में से मैं 2 टॉपिक बताना चाहूंगा जहां से मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन लगभग हो सकता है उसी टॉपिक से हो, और वो 4 क्वेश्चन जो वो टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, और एक आपको होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दिया रहता है उपसंयोजक यौगिक, उसके IUPAC नाम लिखना, जहां से आपको लगभग देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, इस टॉपिक से 110% रहेगा ही। तो अगर इस जो कुछ टॉपिक को अगर बच्चे अगर सही से थोड़ा सा अगर पढ़ ले, कवर कर ले, ज्यादा दिन नहीं, अब जैसे टाइम नहीं है, अगर 10 दिन के अंदर में भी अगर बच्चे चाहे तो यह आराम से हो सकता है। ये सर आपने ऑब्जेक्टिव के सिलसिले में आपने बातें बताई, जिसमें आपने बायोमोलिक्यूल्स का नाम लिया, एमीन्स का नाम लिया, पी ब्लॉक का नाम लिया, सरफेस केमिस्ट्री की आपने बात की। ये सब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, मुझे जहां तक ज्ञात है, ये सभी चैप्टर्स रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, और आप रीडिंग करके भी आप ऑब्जेक्टिव में बढ़िया मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये तो सर ऑब्जेक्टिव की रणनीति हो गई। खास करके सब्जेक्टिव को लेकर के सर क्या फोकस रहेगा सर? सब्जेक्टिव को लेकर के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्राएं हैं, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि समय बहुत कम है, मुश्किल से 1 महीना है। एक चीज और कि बिहार बोर्ड और CBSE का जो परीक्षा पैटर्न है वो एक ही है। मतलब आप अगर बिहार बोर्ड के सिलेबस को देखेंगे और CBSE के सिलेबस को अगर आप देखते हैं, तो दोनों के सिलेबस में बहुत कुछ सेम है, बहुत कुछ मिला हुआ है। जो भी विद्यार्थी हैं, तो ये जो एपिसोड रिलीज हो रहा है परीक्षा पे चर्चा, तो ये CBSE के लिए भी है और बिहार बोर्ड के लिए भी है। सर आप सब्जेक्टिव के बारे में बताइए। तो मैं अगर सब्जेक्टिव के बारे में बात बताऊं, तो सब्जेक्टिव जो है सो आपको हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव देखने को मिलता है। खासकर मैं 2 नंबर वाली जो बातें बताऊं कि 2 मार्क्स की जो सब्जेक्टिव है, वो आप फिजिकल से स्टार्ट कर लो। फिजिकल के आपके पास 5 चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं। सर एक सेकंड, फिजिकल में 5 चैप्टर है, तो फिजिकल का जो 5 चैप्टर है, उस फिजिकल के 5 चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस किस चैप्टर को करना चाहिए? सबसे ज्यादा जो एक चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर है, जिसमें आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में दिया गया है, हेनरीज लॉ है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर, उसके बाद मैं बता दूं, ये जो 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वहां से भी आपको बता दूं कि लगभग फेराडेज लॉ वहां से क्वेश्चन 110% आना ही आना है। इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो 2 उसके लॉ दिया गया, एक फेराडेज फर्स्ट लॉ, एक फेराडेज सेकंड लॉ। तो जैसा हमने एनालिसिस करा है, बहुत सारे लोग करीब 15 साल का क्वेश्चन, 16 साल का क्वेश्चन मैंने एनालिसिस करके जब देखा, तो मुझे एक चीज 110% ये श्योर हो गया मैं कि जो फेराडेज लॉ है उसकी 2024 के एग्जाम में आने की 110% संभावना है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से हो गए फिजिकल से। अगर मैं बात करूं सरफेस केमिस्ट्री से, आप ले लो केमिकल काइनेटिक्स से जो रिएक्शंस होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप देख लो, आपका वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिजिकल का क्लियर हो जाएगा। दूसरी मैं बात बता दूं, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन आपको मोस्टली माने पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, जो यूनिट 6 है, वहां से आपको ज्यादा पूछा जाता है। मोस्टली क्या कहते हैं उसको, जारन भर्जन एक आता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जिसको कहते हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन मोस्टली देखा गया है। बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन क्वेश्चन है ये। फिर मैं बात करूं पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में से मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जहां से अगर 20 क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स के पूछा जा रहा है, तो उसमें से मैं आपको बता दूं 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहीं से 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जहां से आपको 20 में से 10 क्वेश्चन बनाना होता है। तो अगर आप इसमें से अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा अगर कॉन्शियस होकर पढ़ लें, कहने का सेंस हुआ, कॉन्शियस होने का हमारा सेंस ये है कि इसमें पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। जैसे अमोनिया है, फॉस्फीन है, तो अमोनिया जो है वह आपको क्या कहते हैं, हाई बेसिक होता है देन फॉस्फीन के कारण। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, बट फॉस्फीन बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं था, तो
इस टाइप्स के जो क्वेश्चन है कि एनालिसिस करने वाला है, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के ऊपर ये ज्यादा ध्यान दें। और गारंटी है कि यहां से आपको मोस्टली क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है। फिर डी ब्लॉक का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमने बता ही दिया है कि आप उस चीज को अगर देख लेते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन वहां से आता है। और अगर मैं बात करूं अब ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो एल्डिहाइड, कीटोन, और उसके बाद में बता दूं एक एमीन चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन और एमीन। और आप अब बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव को लेकर के ऑर्गेनिक में। फिर यहाँ से आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं आपको उसके बाद बता दूं कि अल्कोहल चैप्टर है, अल्कोहल चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलता है। बाद बाकी 1-1, 2-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पॉलीमर से देखने को मिलेगा। फिर क्या कहते हैं उसको, पॉलीमर के बाद जो है सो आपको बायोमोलिक्यूल से देखने को मिलेगा। और एवरी डे लाइफ इन केमिस्ट्री से वहां से मैक्सिमम 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 मार्क्स में। ये तो सर आपने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो सबसे पहले आपने फोकस करा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आपने फोकस किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जो भी विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और समय कम है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग अच्छा मार्क्स, बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, यही ना सर? 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं। लगभग चैप्टर कितने हैं? 16 यानी कि 16 चैप्टर में से आपको 70 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं, जिसमें आपको 35 का जवाब देना है। तो ये एक बहुत बढ़िया चांस होता है, एक बहुत बढ़िया मौका होता है विद्यार्थी के पास कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद सर ने वेरी शॉर्ट, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। अच्छा सर, लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है केमिस्ट्री में वो 4-5 शायद आते हैं, हम लोग 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से 3 ही बनाना होता है। तो कोई ऐसा 2-3 चैप्टर जिसको सर आपको ये प्रोबेबिलिटी हो कि इसमें से लॉन्ग आने की संभावना है? हाँ, जैसे मैंने आपको कह दिया कि केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहां से पूछे जाने की 110% संभावना होती है। दूसरा मैं बता दूं पी ब्लॉक से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको वहां आना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन वो पूछ देगा। फिर मैं बता दूं डी ब्लॉक में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एंड पोटासियम डाइक्रोमेट, यहां से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। फिर मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आपको देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते कैसे, सो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं कि पहले क्या होता था कि पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आप उसका आंसर लिख रहे हो, 5 मार्क्स आपको दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो है सो मोस्टली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ए और बी करके आपसे पूछती है। अच्छा। ए में कर दिया गया, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है कि वर्नर्स थ्योरी, तो वर्नर्स थ्योरी जो है उस थ्योरी में आपको 3 मार्क्स का दे दिया गया वो, और उसी के नीचे में दे दिया गया बी नंबर में क्वेश्चन कि व्हाट इज लिगेंड्स एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। तो लिगेंड क्या है और उसके क्लासिफिकेशन को आप लिख रहे हो, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे दिया। तो ए में 3 मार्क्स मिल गया और बी में 2 मार्क्स मिल गया, मतलब ए और बी दोनों मिला के 5 मार्क्स मिल गया। डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता। हाँ, 5 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का पहले बहुत कम कर दिया, एक बहुत होता है 1 से 2 पूछ दिया 6 में से, नहीं तो नहीं आता है। मोस्टली क्वेश्चन अब आपको इसी टाइप का देखा जा रहा है, जैसा अभी जो चल रही है, पिछले ईयर भी चला था, और इससे पहले जो करीब 5-7 साल का क्वेश्चन लेके देखिएगा तो थोड़ा सा जो शिक्षा विभाग ने इस क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया। सर, हमारी आपकी ये जो परिचर्चा हो रही है, ये शिक्षा पे परिचर्चा के दौरान हो रही है, तो सर आप एक बार खुद से भी कहना पसंद करेंगे कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई में सेम पैटर्न होने रहता है हमेशा? पैटर्न तो अलग, क्योंकि दोनों को तो पूछने का तरीका अलग है, लेकिन पूछने का तरीका सिलेबस एक ही है। हाँ। थोड़ा सा होता क्या है कि जैसे पिछले ही साल में बता दूं कोरोना के टाइम का बात जो हुआ था, करीब 2020-21 की बात है, तो वहां पे हमारा बिहार बोर्ड जो है सिलेबस में से कोई रिड्यूस नहीं किया था, लेकिन सीबीएसई जो है उसमें से कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिए हुए थे, हटा दिया था। ठीक एज लाइक जस्ट इस बार भी जो नया जो पैटर्न का जो आपके पास एनसीईआरटी का बुक जो आया है, उस बुक में से देखिएगा 4 से 5 चैप्टर को हटा दिया है। तो हो सकता है कि सीबीएसई वाले को यह 3 से 4 चैप्टर पढ़ना ना पड़े।
और हो सकता है कि वहीं से क्वेश्चन आए। लेकिन बिहार बोर्ड की जहां तक बात है तो बिहार बोर्ड में हमको नहीं लगता, क्योंकि जब कोरोना जैसे विपत्ति के समय में एक भी चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया और टोटल में से टोटल पूछ दिया गया, हमको नहीं लगता है कि यहां से भी वो जो अभी चैप्टर फिलहाल एनसीईआरटी में से हटाया गया है उसमें से ना पूछे। तो इसीलिए बच्चों को हम लोग पूरा 16 चैप्टर पढ़ने के लिए उनको सलाह देते हैं कि आप कम से कम उसको एक बार जरूर देख के जाएं। सर अब 1 महीना मुश्किल से बचा हुआ है, तो इसमें चूंकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि अब इसमें क्या होना चाहिए, चूंकि सबका अपने पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग होता है, लेकिन तब पर भी एक खास डिसिप्लिन के साथ विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। उसमें कौन सी रणनीति के तहत अब उनको पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री क्या कोई भी सब्जेक्ट, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन कहने का सेंस कि आप किस सब्जेक्ट के प्रति कितने अपने आप को एफर्ट दे रहे हो। खासकर मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि कंसंट्रेशन पावर आपका होना चाहिए। कभी भी अगर बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पूरा ब्रेन, उसका फोकस, एकदम कंसंट्रेशन उसके टॉपिक पे होना चाहिए, सब्जेक्ट पे होना चाहिए। आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले तो वो एक तैयार कर लें कि मुझे पूरे दिनों के अंदर, माने एक दिन में, अब वो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें। सेल्फ स्टडी बच्चे अभी के समय में जितना करेंगे उसके लिए उतना बेनिफिट है। सेल्फ स्टडी में आप वो क्या करें, टाइमिंग फिक्स कर ले कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। उस 8 से 10 घंटे के अंदर में, 10 घंटे के अंदर में आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले तो वो आप एक रणनीति तैयार कर लीजिए। इतना देर हमको 1-2 घंटा फिजिक्स पे देना है, 2 घंटा केमिस्ट्री पे देना है, 2 घंटा हमको मैथ पे देना है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पर, हिंदी है और इंग्लिश है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल लेके चलना होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट की ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और दूसरे को आप थोड़ा सा कम छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो बच्चे, आप देखिएगा, जो बच्चे टॉप करते हैं उस बच्चे का मार्क्स आप कभी मिलाने का कोशिश कीजिएगा तो हर एक सब्जेक्ट में उसका मार्क्स एकदम ऊपर हाई ग्रेड का होता है, तब जाके वो टॉप करता है। सर एक चीज और है, चूंकि परीक्षा के दौरान क्या होती है कि हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो अचानक भूल जाते हैं, और ये मेरे साथ भी होता था, शायद आपके साथ भी होता होगा। तो जैसे हमने कोई टॉपिक को पढ़ा, अब अगर मुझे कोई पूछेगा तो मुझे लग रहा है कि मैं उसे भूल जाऊंगा, इससे बचने की कोई खास उपाय? ये तो बहुत सही बात आपने बताया, क्योंकि यह शुरुआत से सबके साथ होता है। मेरे साथ भी होता था, लगता था कि मुझे सारा कुछ आ रहा है, और जब मैं वहाँ से मैंने बोलने के लिए बैठता था तो कुछ नहीं आता था। तो ये एक्चुअली होता है, खासकर अभी का जो समय है, इस समय में मोस्टली बच्चे के साथ ये घटना होती है। वो बच्चा देखेगा कि अब उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, माने शायद मेरे तैयारी कुछ नहीं है। तो इस सब से बचने के लिए आप जितना भी बच्चा, अगर आप मान लेते हैं सपोज दैट कोई बच्चा भी पढ़ने के लिए बैठ गया केमिस्ट्री में, उसने भी 5 क्वेश्चन को तैयार करा, 5 क्वेश्चन उसको तैयार हो गया, उस 5 क्वेश्चन को आप फिर जो नेक्स्ट डे वो बैठे तो एक बार जरूर देख ले, रिवाइज कर ले। इसको रिवीजन कहा जाता है। रिवीजन का बच्चा मतलब क्या समझता है कि आज हमने पढ़ लिया, कल उसको नहीं देखना, फिर परसों देख, नहीं। आप रोज जितने क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, अगर आप 2 दिन के अंदर में 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो आप तीसरे दिन माने पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, तो आप अभी का जो समय है उसमें उस 10 क्वेश्चन को एक बार जरूर टच कर लें, फिर आप 11 क्वेश्चन की तरफ चलें। और अगर आपको जो क्वेश्चन लगे कि नहीं मैं बार बार याद कर ले रहा हूं और उसको भूल जा रहा हूं, तो कोशिश करें उस क्वेश्चन को बार बार लिखने का। अगर आपको एक बार याद हो जा रहा है तो दोबारा आप उसको कॉपी बंद करें और अपने मन से उसको लिखने का कोशिश करें। अगर ऐसा आप 1 से 2 बार करते हैं तो शायद हमें नहीं लगता है कि आप दोबारा उसको भूल पाइएगा। तो बच्चों को सबसे पहले जो माइंड कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन पावर बढ़े कैसे, तो एक बार जरूर इस चीज को आप अपना के देखें, शायद मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे आप मैथ या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, अगर कोई फार्मूला याद करना चाहते हैं तो उस फार्मूला को तो पहले आप अपने वॉल पे लगा लें, और सोने और उठने के वक्त, जब आप सोते हैं तब और जब आप उठते हैं तब, एक बार जरूर उस फार्मूला को देखें। ताकि होता क्या है, हम लोग का जो यह ह्यूमन नेचर होते हैं, जिस चीज को हम लोग बार बार देखते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में ज्यादा बातें याद रहती हैं। और हो सकता है अभी आपको याद नहीं हो, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने के लिए बैठिएगा तो देखते ही मतलब आपको याद आ जाएगा, अच्छा हमने वाल में यह फॉर्मूला लगाया था। तो इस चीज को बार बार देखें, इससे भी आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। दूसरा कि अगर संभव है, पॉसिबल है, तो मॉर्निंग में उठ करके और ज्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें, योगा करें, और जो एक योगा का जो एक मुद्रा होता है, योग मुद्रा में जाकर के और आप थोड़ा सा लंबी सांस को ऊपर ले जाके और धीरे धीरे छोड़ें। और जब आप सांस लें और सांस छोड़ें, उस दोनों कंडीशन में आपका जो ध्यान है उस सांस के ऊपर होना चाहिए। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तभी भी और जब आप सांस ले रहे हैं तभी भी, दोनों कंडीशन में आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वहां कंसंट्रेट हो। इससे मुझे लगता है, जहां तक मैंने देखा है, अगर आप कंटिन्यू इसको करते हैं तो 1 महीने के बाद आपका जो पावर है, कंसंट्रेशन पावर, वो 110% है आपके
बस में आ जाएगा और आप जहां जितना फोकस करना चाहिएगा आप उतना उस चीज पे फोकस कर सकते हैं। डेन न्यूज का ये पहला एपिसोड था और पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे शहर के जाने माने केमिस्ट्री के शिक्षक ऋषिकेश कर्ण सर से हमने बातें की। इन्होंने डीपली फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को लेकर के बहुत सारी बातें बताई। अगर जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है बिहार बोर्ड की और सीबीएसई की, इस पे जरूर ये डेन न्यूज की जो खास पेशकश है परीक्षा पे चर्चा, मुझे उम्मीद है काफी लाभप्रद होने वाला है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ मैं नीतीश झा मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।